यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रक्तहीन क्रांति। कौन सी? रक्तहीन क्रांति। ये आप एनसीईआरटी यानी कि बिहार की एससीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा रक्तहीन। इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये तो देखिए जमुई है भी है और गया भी है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 हो रहा है, तो इसका मतलब तीसरा भी यहाँ पे आंसर हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे भागलपुर की बात करें जाए तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भागलपुर में सबसे ज़्यादा सिल्क की उत्पादन की जाती है। और वो भी किस प्रकार का, यहाँ तो टसर यानी कि टसर या फिर तसर बोलते हैं इसको। इस प्रकार के यानी कि तसर जो है ये एक प्रकार की सिल्क है जो कहाँ पर भागलपुर में इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या पूछा है देखिए भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए रिसडा हो जाएगा जो आंसर नंबर है। ये रिसडा है कहाँ? तो ये कलकत्ता में है। कहाँ पर है? कलकत्ता। कलकत्ता के में ही नहीं है, कलकत्ता के लगभग में है, यानी कि कलकत्ता के नियर में है। कहाँ पर? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता कलकत्ता के नियर में है, कलकत्ता के नियर में है। और वो कितना नियर है? अप्रॉक्स यानी कि जो अप्रॉक्स होगा लगभग लगभग 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के नज़दीक में है रेसदा। चलिए वहीं पर प्रथम 1855 में जूट मिल उद्योग का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 है जो आपसे पूछा है। क्या पूछा है कि जो 8 डिग्री चैनल है भारत को किस देश से अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल वो आपको बताना है कि भारत को किस देश से अलग करता है। तो देखिए जो 8 डिग्री चैनल है वो जो है मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय से अलग करता है। तो मालदीव और मिनिकॉय, तो यहाँ तो पूछा है भारत को किस देश से अलग करता है। तो जो मिनिकॉय है वो कहाँ है? भारत का एक हिस्सा है। तो मिनिकॉय और मालदीव, इसको ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्टकट तरीका, ठीक है। मालदीव मामी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं मामी। मामी नंबर 8, क्या? मामी नंबर 8। तो ये 8 डिग्री चैनल किससे हो जाएगा? मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय, मामी नंबर 8। ठीक है, ये आप इस तरीक़ा से अपना सकते हैं। तो और यहाँ पे जो मी है ये है मिनिकॉय। ये मिनिकॉय भारत का भाग है, यानी कि भारत का हिस्सा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। इसके अलावा और एक याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे एक और याद कर लीजिएगा, क्या है? तो यहाँ पे लक्षद्वीप, क्या? लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इसका जो नंबर है वो याद रखिएगा, नंबर 9 है। यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, अंडमान और जो निकोबार है इसका नंबर 10 है, यानी कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे श्रीलंका की बात किया जाए तो भारत और श्रीलंका के जो अलग करता है वो कौन करता है? तो पाक जल संधि, यानी कि पाक जल डमरू आप सुने होंगे नाम, उसको भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक। और इसके अलावा कई बार ये पूछ दिया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि नदी या सेतु को जोड़ता है। तो लगभग लगभग 32 से 35 किलोमीटर जोड़ता है, 32 से 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 या फिर 35 किलोमीटर हम यहाँ पे कह सकते हैं। कितना? 35 किलोमीटर। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि चुम्बी घाटी स्थित है। तो ये चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो देखिए जो चुम्बी घाटी है, अगर आप इस तरीके से अगर आप इस तरह से यहाँ पे भारत की आप अगर इस तरह से आप मानचित्र इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से अगर मानचित्र बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो है ये सिक्किम है, ये है सिक्किम है। और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? ये भूटान है, ठीक है, ये क्या है? भूटान है। तो भूटान और यहाँ पर यानी कि ये वाला भूटान हो गया, ये वाला इधर सिक्किम हो गया। तो इसके बीच में जो है यहाँ पर ये वाला जो घाटी है इसी को चुम्बी घाटी बोला जाता है। और ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है? तिब्बत है, तिब्बत के दक्षिण, यानी कि जो तिब्बत के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये वाला याद रखिएगा
क्या कि जो तिब्बत का जो दक्षिण है, यानी कि तिब्बत का दक्षिण, मान लेते हैं ये तिब्बत है और ये यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है, और ये यहाँ पे भूटान है। तो भूटान के यहाँ पे पश्चिम में और सिक्किम के पूरब में, और जो ये तिब्बत है, तिब्बत के दक्षिण वाला ये वाला जो क्षेत्र है, इसी वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबी घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, लद्दाख। तो यहाँ पे ऊपर चला गया तो लद्दाख तो होगा नहीं। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम और तिब्बत के मध्य है, तिब्बत के मध्य नहीं है, तिब्बत के दक्षिण है। किधर, तिब्बत के दक्षिण में है चुंबी घाटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, क्योंकि सिक्किम की बात कर, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, सिक्किम और तिब्बत के दक्षिण में होगा। तो यहाँ पे तो मध्य बोला है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि नवीनतम मध्य अध्ययनों के अनुसार एशिया प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो हो जाएगा कहाँ पर, तिब्बत, यानी कि कहाँ पर, मानसरोवर। जो मानसरोवर है वो कहाँ पे है, तिब्बत में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि गंगा के ऊपरी मैदान। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो गंगा इस तरह से यहाँ पे बिहार में यहाँ पे ये निकल जाती है, ठीक है। तो ये गंगा के ऊपर वाले मैदान को उत्तरी मैदान कहते हैं, नीचे वाले मैदान को दक्षिणी मैदान कहते हैं। तो ये बीच में दोनों मैदान को कौन अलग कर रहा है, तो ये गंगा मैदान ही अलग कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, गंगा ही हो जाना चाहिए, ठीक है। और विंध्य पर्वत तो खैर यहाँ है, तो वो तो यहाँ की बात, यहाँ पे बिहार में विंध्य पर्वत है ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 27 है। करे चंबल नदी की अपवाह तंत्र का प्रकार है। चंबल नदी जो है वो किस तरह के अपवाह तंत्र है, तो ये हो जाएगा अध्यारोपित प्रवाह है। क्या, अध्यारोपित प्रवाह है, अध्यारोपित प्रवाह है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, सुप्री, ठीक है, क्या सुपरमी, ठीक है, सुप्रीम पोस्ट पैटर्न। कौन सी, सुप्रीम पोस्ट पैटर्न को अध्यारोपित कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि मॉनसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा है, प्रतिपादक का समर्थक किसने किया है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, एडमंड हेले। किसने, एडमंड हेले ने किया था। अगला प्रश्न है, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। देखिए भारत में लगभग जो है शीतकाल में तो वर्षा होती नहीं, जो मानसून भारत में आता है वो जून और जुलाई में मानसून आता है। लेकिन जो शीतकाल है, जैसे शीतकाल के जो टाइमिंग होता है वो दिसंबर से जनवरी, दिसंबर जनवरी अक्टूबर, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी होता है, ठंडी का मौसम होता है। और कह रहे कि इस वाले में वर्षा होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल, जिसे कि लौटता हुआ मानसून इसको कहते हैं, और यहीं पर बारिश होती है। अगर कोरोमंडल की बात करें तो आप सभी जानते हैं, अगर आप अब इस तरह से अगर भारत का मैप देख लेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे ये भारत है, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोरोमंडल, और ये वाला क्षेत्र है कोरोमंडल, और ये होगा मालाबार। ये मालाबार, ये कोरोमंडल, और ये कोंकण। ये कौन सा है, कोंकण है, ये मालाबार है, और ये कोरोमंडल है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहीं पर जो होता है लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, कौन सा, कोरोमंडल तट पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार कौन सी है, ठीक है। तो नीलगिरी पे जो पहाड़ियों पर सामान्य प्रकार के कौन से पाए जाते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा समशीतोष्ण कटिबंध, नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाने वाले वनस्पति का सामान्य स्तर क्या है, तो समशीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। तो और इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है क्या है कि 31वां है, 2001 और 11 के दशक में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है। देखिए अगर ये बोला जाए कि भारत में, यानी कि विश्व की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो वो हो जाएगा 17.5%। कितने, 17.5%। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 2001 से 11 के बीच में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है वो पूछा है। वो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17 दशमलव कितना है, 64, 17.64 है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा था वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनगणना वाले राज्यों का सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए
कह रहे कि भारत की 2011 की जनगणना अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ही क्या है, सही है। इसके अलावा जनगणना की बात किया जाए तो सबसे पहले जो जनगणना की शुरुआत है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना, ये तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश बताना, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे राज्य की बात नहीं कर रहा, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा यहाँ पर पढ़े लिखे यानी कि साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगर राज्य में की बात करा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राज्य कौन सा है, वो यानी कि केरल है। और सबसे पिछड़ा यानी कि वो कौन सा है, तो बिहार और झारखंड है। सबसे ज़्यादा बिहार है, यानी कि ना पढ़े लिखे की कैटेगरी में। अगला नंबर है प्रश्न नंबर 34 है, कह रहे कि 1901 यानी कि 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या था, यानी कि ना के बराबर जो नगरीकरण हुआ, या फिर ये कह सकते कि ऋणात्मक रहा यानी कि बढ़ने की बजाय घट गया, तो इसका मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण देखिए क्या है कि अकाल और महामारी भी उस समय बहुत पड़ रहा था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रथम और द्वितीय विश्व की बात करें तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध रहा, जिसके कारण भारत पर भी इसका असर पड़ा था। लेकिन यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध तो उस समय क्या है कि स्टार्ट भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था वो 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और इसके अलावा विदेशी शासन के भी हम ये कह सकते हैं कि उस समय ये रहा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न तो पूछा है, वो पूछा है क्या है कि बांग्लादेश में स्थित यमुना, ठीक है, पद्मा, मेघना और द्वाब की सागर तल से ऊंचाई लगभग कितनी है, ये आपको बताना है। किसकी, यमुना, पद्मा, मेघना और द्वाब का मतलब होता है जैसे एक नदी यहाँ है और दूसरी नदी यहाँ बह रही है, तो इसके बीच में जो ये यहाँ पे होती है उसको क्या बोलते हैं, द्वाब, यानी दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको द्वाब कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, करीब करीब 10 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं 10 मीटर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि भारत और श्रीलंका क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है, तो अभी मैंने आपको बताया था 32 से 35 किलोमीटर लगभग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 35 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा कि भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये हो जाएगा कूला कांगरी। कौन सी, कूला कांगरी, यानी भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, कूला और कांगरी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान जलोढ़ों की औसत गहराई कितनी है, औसत गहराई पूछा है, तो औसत गहराई जो है लगभग वो 1300 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा कि गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि भूर भी कहा जाता है और रेह भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल से सब्सक्राइब कर ले, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद, ठीक है, बाड़िंद का मैदान स्थित है, वो कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा कहाँ पे, कोशी महानंदा संकुश नदी के। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपघटक, जिसे कहते हैं डिकम्पोजर के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ जो पूछा है वो पूछा है कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से ना खेलने की चेतावनी दी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, चीन हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न यहाँ से जो पूछा है वो पूछा है देखिए क्या
कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस या स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक तो याद रखिएगा क्या कि यहाँ पे WWEF जिसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, तो इसकी जो स्थापना है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो इसकी स्थापना यानी कि स्टैब्लिश जो यह हुआ था वो 1971 में हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के। अच्छा, किसने किया था, तो ये किया था ये क्लॉस श्वाब ने। किसने किया था, क्लॉस श्वाब ने। तो ये कौन थे, तो ये थे एक जर्मनी का प्रोफेसर, यानी कि जर्मन प्रोफेसर हुआ करते थे। कौन, यह एक जर्मन, ठीक है, जर्मन प्रोफेसर हुआ करते थे। इन्होंने ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किया था। कब, तो 1971 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लेगा क्या कि इसकी जो 54वीं बैठक ठीक है, वार्षिक बैठक है, कितने, 54 वार्षिक बैठक, जो कि कब, जनवरी 2024 में हुआ। कहेगा कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में हुआ। कितने नंबर का, 54वें। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड। कब, तो जनवरी 2024 में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है यूपीआई। सबसे पहले देखिए कि यूपीआई लॉन्च कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक है एनपीसीआई, जिसे कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना होता है वो 2016 में होता है। और यही एनपीसीआई के द्वारा, यानी कि एनपीसीआई ही यूपीआई को लॉन्च करता है। कब करता है, तो 11 अप्रैल को। कब, 11 अप्रैल 2016 में। किसकी, यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको फुल फॉर्म इसको बोलते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कहाँ पर किया था, तो ये मुंबई में किया था। ठीक है, उस समय कौन थे, तो आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। कौन, आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे रघुराम राजन। कौन, रघुराम राजन, ये गवर्नर हुआ करते थे जब एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्थापना किया था। और उसी समय में यूपीआई को लॉन्च किया गया था। कब, 2016 में। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में, यानी कि फरवरी की बात देखिए, 15 मार्च को एग्जाम हुआ था, तब 15 मार्च को एग्जाम हुआ था, और ये फरवरी के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई सिस्टम लॉन्च कहाँ पे किया है। तो देखिए ये श्रीलंका में भी किया है और मॉरिशस में किया था, यानी कि ये दोनों जगह किया था। और ये किसने, ये श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी लॉन्चिंग की थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, जिसके कारण से ये यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस बन गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आप याद रखेंगे ये कि यूपीआई सबसे पहले भारत का यूपीआई सबसे पहले किस देश ने अपनाया है, तो ये भूटान ने अपनाया है। किसने, भूटान ने, यानी कि भारत का जो यूपीआई है सबसे पहले किसने अपनाया है, भूटान ने अपनाया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आई एग्जाम अकेडमी को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है देख लीजिए। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, ठीक है, यूनियन सिविल कोड 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो कब, यहाँ पे 6 फरवरी 2024 को। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड, इसको ध्यान रखेंगे, कौन सा, उत्तराखंड। और इससे पहले किसने किया है, तो गोवा ने किया है। किसने, गोवा ने। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, कोई सा भी आंसर यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि CAR-T सेल थेरेपी क्या है, क्या है, CAR-T, ठीक है, CAR-T सेल थियरी क्या है, सेल थेरेपी की बात कर रहा है। CAR-T सेल थेरेपी की हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है। रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए ये अग्रणी उपचार हो गया है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कैंसर की बात अगर आती है तो बता दें कि कैंसर दिवस किस दिन को मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर दिवस यानी कि विश्व कैंसर दिवस
कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा ये भी पेपर में बन सकता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एड्स की बात आया है, तो एड्स का यानी कि AIDS, तो एड्स का फुल फॉर्म भी कहीं पूछ लिया जाता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि एड्स डे कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। और कैंसर दिवस 4 फरवरी को। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि उस ब्रिटिश, ठीक है, गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दी मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। देखिए तो किसने जीता है, तो एक तो पहला है जाकिर हुसैन। कौन है? ठीक है, जाकिर हुसैन। कौन है? पहला है जाकिर हुसैन, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं जाकिर हुसैन, ठीक है, हुसैन पहला ये हो गया। अब कह रहा है कि जाकिर हुसैन तो है ही, लेकिन इसके अलावा और 3 और है। कौन है? 3 और, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, एक जाकिर हुसैन और 3 और भारतीय हैं, वो आपको बताना है कि वो कौन कौन से भारतीय हैं, ठीक है। देखिए तो इसके अलावा कौन है? महादेवन, ठीक है, महादेवन। और इसके अलावा है गणेश राजगोपालन। कौन? ठीक है, राजेश, कौन सा? गणेश, ठीक है, गणेश राजगोपालन, ठीक है, रमेश राजगोपालन। और तीसरे नंबर पे ये है वायलिन वादक। कौन थे? वायलिन, ठीक है, ये वायलिन वादक हुआ करते थे। और तीसरा हुआ करते थे कौन? ठीक है, सेल्वा गणेश, ठीक है, कौन? सेल्वा गणेश, ठीक है, सेल्वा गणेश, ठीक है, ये कौन थे? तबला वादक। कौन से? तबला वादक। तो देखिए यही क्वेश्चन में पूछा है कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य, तो ये हो गया जाकिर हुसैन और ये 3 और भारतीयों के साथ दिस मोमेंट सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो जाकिर हुसैन ने जीता है, 3 भारतीय और थे। और इसके अलावा क्या कह रहा है? ब्रिटिश गिटार वादक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे जो वो हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? जॉन मैकलिगन। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसने लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? तो मिशन दक्ष है शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ये मिशन दक्ष चलाया गया है। अच्छा, मिशन दक्ष ये कॉपी किया है, तो किससे? दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी मिशन दक्ष के तहत बच्चों को, कमजोर बच्चों को वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। उसी तर्ज पर यहाँ पर बिहार में बिहार सरकार ने शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष चलाए हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अभी तक अपने एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। प्रश्न पूछा कि उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध, ठीक है, गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में 4था जैव विविधता विरासत, ठीक है, घोषित किया गया है, वो किस जिले में है? वो हो जाएगा कोरापुट में है। कौन सा जिला में है? कोरापुट में है। किस मंदिर को है? गुप्तेश्वर वन। कौन सा? गुप्तेश्वर वन सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन है, जो कौन से? गुप्तेश्वर का शिव मंदिर है। अब ये पूछ लिया जा सकता है कि गुप्तेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसको हाल ही जैव विविधता में शामिल किया है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि वोल्टरो हिमत अवस्थित है, ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में है। ये कहाँ है? काराकोरम रेंज में है। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा क्या कि ऊपर से नीचे, कई बार क्रम लगाने के लिए बोल देता है कि पर्वत श्रेणियों को ऊपर से नीचे, यानी कि अगर आप भारत का इस तरह से अगर मैप बना लेंगे, इस तरह से मैप बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से मान लीजिए अगर आप मैप बना लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला पर्वत श्रेणी क्या है, फिर दूसरा कौन सा है, फिर इस तरह से तीसरा है, इस तरह से पर्वत का श्रेणी है। तो ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊपर में, यानी कि नॉर्थ से साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण क्रम में आप लगाइए। तो देखिए सबसे ऊपर में काराकोरम है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है, और यहाँ पे भी 3 है। ये है PDS, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, और शिवालिक। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यानी कि ऊपर से अगर आपको पूछ लिया जाए तो ऐसे हो जाएगा KJP और यहाँ पे PDS, यानी कि काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, यहाँ पे ये काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और यहाँ पे धौलाधर और ये शिवालिक। इसको ध्यान से रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न पूछा कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैप में देखेंगे तो इसको सही से आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? उथली झील है, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो उथली झील है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्पकोशी। ठीक है, अल्पकोशी झील, अल्पकोशी झील आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में अगर खारे पानी की झील की बात करें तो ठीक है, जो उड़ीसा में झील है, कौन सी? उड़ीसा में जो झील है जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसके अलावा सांभर झील जो है, कहाँ पे? सांभर झील, ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में। ये भी खारे पानी की सबसे बड़ी, ठीक है, इनलैंड झील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी कि बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? कौन सा चैपरेल के रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये भूमध्य सागरीय झाड़ी वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है यानी कि जोड़ी लगाने की फॉर्म में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए सबसे पहले अगर हम चिनूक की बात करें, ठीक है, तो ये जो चिनूक है ना, ये एक जो बर्फ़ खाने वाली यानी कि स्नो ईटर विंड इसको बोला जाता है। क्या? बर्फ़ खाने वाली हवा, चिनूक। तो यानी कि जो बी है, बी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ बी के साथ 3 मिलेगा, बी के साथ 3 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ की जो फ़ॉन है, ये फ़ॉन क्या है? तो ये एक गर्म स्थानीय हवा है। फ़ॉन क्या है? गर्म स्थानीय हवा है। तो देखिए ए के साथ 4 कहाँ मिला है? ए के साथ नहीं है, ए के साथ नहीं है, एक ही मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मिस्ट्रियल है वो क्या है? ठीक है, सी। तो ये एक है, क्या है? ये ठंडी स्थानीय हवा है। कैसी है? ठंडी स्थानीय हवा है। और घाटी हवा कैसी है? तो ये दैनिक हवा है। चलिए और देख लेते हैं जो चिनूक है ये कहाँ बहता है। तो जो ये चिनूक है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ पर? चिनूक जो है ये नॉर्थ अमेरिका में बहता है। कैसी हवा है? ये चिनूक बर्फ़ खाने वाली यानी कि स्नो ईटर विंड इसको बोला जाता है, चिनूक। इसके अलावा मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल जो है ना, ये फ्रांस की हवा है। कैसे, कहाँ की है? फ्रांस की है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। चलिए और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी हवा बहती है। यहाँ पे देखिए इस मैप में बात करेंगे तो ये वाला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये यहाँ पे अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका है, और ये हमारा एशिया है, और यहाँ पे यूरोप है, और ये अफ्रीका है। देखिए लू कहाँ है? तो ये लू जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एशिया में है। और ख़ास करके जो भारत का इस वाले क्षेत्र है यानी कि ये वाला हमारा इंडिया है। इंडिया कहाँ से है? तो ये यहाँ से आपको ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया है। तो इस वाले क्षेत्र में क्या बहता है? लू। ठीक है, चलिए आप ये जो ब्लू देख रहे हैं ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, और जो आप ये रेड देख रहे हैं ये कैसी है? गर्म है। तो अब यहाँ देखिए चिनूक कहाँ है? तो ये नॉर्थ अमेरिका, कहाँ है? नॉर्थ। चलिए और यहाँ इसके अलावा देखिए पेम्पेरो, ये कैसी है? ठंडी है। जोंडा कैसे है? ये गर्मी है। बोरा देखिए कैसी है? ठंडा है। ठीक है, मिस्ट्रल कैसे है? तो ये ठंडी है। सिरोको कैसी है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी हवा कहाँ है और कैसी है। तो ये जो आप इस ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं ये ठंडा है, और जो रेड कलर के देख रहे हैं वो गर्म है। एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्या कि टफ किससे संबंधित है? टफ यानी कि ये TOUGF नहीं है, ये यहाँ पे टफ है TUFF, टफ। ये टफ बेसिकली होता क्या है? जब कोई जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब फटता है तो फटने के बाद जो उसमें राख निकलता है वो राख जमा होकर परत बन जाता है। क्या बन जाता है? परत, यानी कि चट्टान बन जाता है, जिसे कहते हैं रॉक बन जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ये संबंधित किससे है? तो देखिए ज्वालामुखी जो राख है वो चट्टान बन जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या है? ये ज्वालामुखी का राख है। ये ज्वालामुखी का राख नहीं है, ये जब ये जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी चट्टान फट जाता है, तो जो ज्वालामुखी की राख होते हैं उस राख से परत बन जाता है, यानी कि चट्टान बन जाता है, और वही उसको क्या बोलते हैं? टफ बोला जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज्वालामुखी राख जो संबंधित है वो टफ से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है वो कि अनधिवासी बस्तियाँ किस नाम से जाना जाता है? अनधिवासी यानी कि जो इनफॉर्मल बस्तियाँ हैं वो यानी कि अनौपचारिक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनौपचारिक बस्तियाँ हैं। देखिए एक होता है फॉर्मल, एक होता है कैसी? एक फॉर्मल है, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। कैसी होती है? इनफॉर्मल। 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्या? एक होता है फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, ठीक है, और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। तो यहाँ पे ये है अनौपचारिक।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा है, ये है कि मरुभूमि निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। ठीक है, मरुभूमि वो होता है जिसे कहते हैं डेजर्ट एरिया। कैसी एरिया? डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया की बात करता है। ठीक है, डेजर्ट एरिया जहाँ पे वर्षा कम होती है, यानी कि रैन जो होता है वो रैन बहुत कम होता है, लोएस्ट होता है, लोएस्ट रेट रैन होता है। अगर वर्षा कम होगा तो वहाँ कैसी भूमि वहाँ पे होगा? डेजर्ट भूमि होगी, और वहाँ पे मरुस्थली पौधे पाए जाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो मरुभूमि है वो कैसी है? मरुस्थली वन पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे है? तो आप जानते हैं ये राजस्थान, यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र पे है। ठीक, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। आपको कि नौकरेक चोटी स्थित है, तो जो नौकरेक चोटी है स्थित कहाँ है? तो ये हो जाएगा मेघालय में। इसके अलावा मेघालय की हम बात कर लें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी कि बारिश होती है मेघालय में, जिसका नाम है मानसिन ड्रॉ। और इससे पहले चेरापूंजी में बारिश होती थी सबसे ज्यादा, वो भी कहाँ है? मेघालय में। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगर बोले कि सबसे ज्यादा यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो मेघालय में होता है। कहेगा कहाँ पर? तो मानसिन ड्रॉ में होता है। और अगर इससे पहले मानसिन ड्रॉ से पहले पूछा जाए तो वो कहाँ पे हो जाएगा? वो चेरापूंजी हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नौकरेक में, ये जो नौकरेक है ये क्या है? नौकरेक चोटी है। ये कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। और एक नौकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान भी है, क्या है? नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना यानी कि नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? 1986 को किया गया था। किसकी? राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी? नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ कह सकते हैं नौक। ठीक है, नौकरेक, नौकरेक राष्ट्रीय क्या? राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान। ठीक है, उद्यान। इसकी जो स्थापना है कब किया गया था? 1986 को। अगर वही पूछ लिया जाए कि इसकी जो एरिया है वो कितनी है, एरिया की बात किया जाए तो यहाँ पे जो एरिया है वो कितनी है? 47.48 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? किलोमीटर स्क्वायर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात किया जाए, ये जो नौकरेक चोटी है ये कौन से जिला में है? तो मेघालय की जो एक जिला हुआ करता है तो जिसे कहते हैं गारो हिल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? गारो, गारो हिल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? गारो हिल डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे है? तो ये जो गारो हिल डिस्ट्रिक्ट है ये मेघालय में है, और यहीं पे नौकरेक चोटी या फिर नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। 1986 में इसकी स्थापना किया गया था, और इसकी जो एरिया है 47 यानी कि 47.48 यानी 48 किलोमीटर है। इसके अलावा हम असम की बात कर लेते हैं। तो असम में आप जानते हैं यहाँ पे एक प्रकार एक डांस है जो सतरिया डांस है, वो कहाँ के हैं? तो असम का है, वो शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? सतरिया। यहाँ लिख देते हैं सतरिया। सतरिया जो डांस है वो कहाँ के हैं? असम के हैं। इसके अलावा अगर हम त्रिपुरा की बात कर लें, जो त्रिपुरा है ये एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों साइड से घिरा हुआ है। यानी कि बांग्लादेश से तीनों साइड से जो घिरा हुआ वो कौन है? त्रिपुरा है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भारत के ऐसे राज्य का नाम बताएं जो कि तीनों तरफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है क्या? राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% यानी कि जो 80% है से अधिक उत्पादन करती है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? जिप्सम हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के कौन कौन से जिले में? नागौर में, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर जो है 80% से ज्यादा जो है खनिज का उत्पादन करता है किसकी? जिप्सम की होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बोल दिया जाए क्या कि राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी कि प्रचुर मात्रा में कौन सी खनिज की उत्पादन की जाती है, या फिर कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखिएगा कॉपर। क्या? Cu कॉपर। और दूसरा की बात करते हैं कॉपर और जेड यानी कि Zn। ये दोनों खनिज प्रचुर मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। वही अगर हम लोहा की बात करें तो लोहा कहाँ पे हो जाएगा? ये उड़ीसा की बात हो जाएगा, उड़ीसा की बात हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके अलावा हम अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है कि बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी है? तो देखिए जो बूढ़ी गंडक और जो कोसी दोआब है इसकी जो मुख्य कृषि फसल है वो कौन सी हो जाएगी? चावल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मिट्टी होती है वो खादार यानी कि जो मिट्टी यहाँ पे हमेशा आती है, तो जो नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी लेकर के आती है उसको क्या बोलते हैं? नई मिट्टी को खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, याद रखिएगा खादर। और जो पुरानी वाली को होता है उसको क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं इसको, बांगर। ये वाला बंजर भूमि होती है, उसमें उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, इसमें फसल नहीं लगता है, और इसमें फसल लगता है। तो देखिए यहाँ पे फसल लगता है, बहुत सारे प्रकार के फसल होते हैं। यहाँ पे चावल की भी खेती की जाती है, मक्का की भी खेती की जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा अगर यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो और बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अगर खेती से यानी कृषि से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए और कई फसल, अगर धान की बात करें तो देखिए जो धान होता है, क्या धान हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, धान, मक्का, और उसके बाद सोयाबीन, कौन सी, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, कौन सी, मूंगफली, मूंगफली, और इसके अलावा जो कपास है, क्या, कपास, कपास, ये सभी की जो सभी फसलें हैं ये कैसी फसल है, तो खरीफ फसल है। कैसी है, खरीफ फसल है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि खरीफ फसल कौन कौन सी है, तो कपास, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, ये सभी की सभी कैसी फसल है, तो खरीफ फसल है। और इसके अलावा रबी फसल भी पूछ लिया जाता है, तो रबी फसल कौन कौन सी हो जाती है, जैसे कि गेहूं, ठीक है, कौन सी, गेहूं, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सी, गेहूं, इसके अलावा चना, गेहूं, चना, मटर, ठीक है, जौ, और इसके अलावा कौन सी, अलसी, 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 और अरबी, ये सभी के सभी कैसी फसल है, ये रबी फसल है। और इसके अलावा आप यहाँ बताइए चावल कैसी फसल है, तो ये खरीफ फसल है, गेहूं कैसी फसल है, तो ये रबी फसल है, मटर कैसी फसल है, तो ये रबी फसल है। इस सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन यानी कि विस्तृत है, ठीक है। अगर हम पूरे भारत की बात किया जाए तो भारत के लेवल पर यानी कि भारत के लेवल पर अगर बात किया जाए तो कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, करीब करीब 33% वन होना चाहिए, लेकिन है कितना, तो 24, ठीक है, 4%, कहीं कहीं आपको 24.5% आपको देखने को मिलता है, इतने पर वर्तमान में है अभी वन, ठीक है, इतने पर है, ठीक है। और होना चाहिए इतना, कितना होना चाहिए, होना चाहिए कितना, होना चाहिए कम से कम 33%, लेकिन इतना अभी है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि बिहार में कितना प्रतिशत है, तो आपको आप सभी जानते हैं कि बिहार का जो एरिया है कितना, बिहार का एरिया कितना है, तो 94,000, कितना है, 94,100, ठीक है, 63 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें कि फॉरेस्ट की बात किया जाए, बिहार के एरिया कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जहाँ पे अगर फॉरेस्ट की बात करें यानी कि जंगल की बात करें तो 7,288 किलोमीटर पर स्क्वायर पर जंगल है। तो इसलिए यहाँ पे प्रतिशत में अगर पूछ लिया जाए तो 7.84% पर क्या है, ये वन क्षेत्र है, ये 2021 के डाटा के अनुसार है। लेकिन अगर इससे पहले यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट का डाटा जारी किया था वो 2019 में किया था, ठीक है, हर 2 साल में फॉरेस्ट का डाटा जारी किया जाता है। तो 2019 के डाटा के अनुसार जो बिहार का जो जो वन क्षेत्र था वो था कितना, 6.64% है। ये कौन सा डाटा है, 6.64% 2019 के अकॉर्डिंग है, और 2021 के अनुसार कितना है, 7.84% है। तो यहाँ पे आंसर में बोला है कि कितना है, 5.92%, 5.29% या फिर 5.72%। तो अकॉर्डिंग टू यानी 2019 और 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। इसके अलावा हम बिहार की बात करें, थोड़ा बिहार से और क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो कितनी है, तो सबसे ज़्यादा है, कितना है, 1106 पर स्क्वायर पर पर्सन स्क्वायर, यानी कि देखिए डेंसिटी घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितना व्यक्ति वास करता है, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बिहार में कितने हैं, सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर कितने हैं, तो 17 किलोमीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। और ये है, अगर पूरा भारत की बात करा जाए, पूरा भारत में जो नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, वो 382 है, कितने हैं, 382। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको डाटा पता होना चाहिए। और इसके अलावा बिहार की बात किया जाए तो बिहार जो है किसके जनसंख्या के मामले में थर्ड यानी कि तीसरा है, जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो 13th है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। फिर सारे पॉइंट को रिवाइज करा देते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का जो एरिया है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके अलावा अगर जनसंख्या की दृष्टि की बोले तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो ये 13th है, कितने हैं, 13th है, 13th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और पॉपुलेशन की दृष्टि से थर्ड पे है। तो ये सभी के सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछा है कि जो ये 5th है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब यानी कि कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम राष्ट्रीय वाल्मीकि उद्यान की हम यहाँ पे अगर बात करें तो 2 पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और एक होता है जिसे कहते हैं नेशनल पार्क।
तो अगर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, किसकी, वाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे हम अगर बात करें वाइल्ड वाइल्ड ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी की बात करें, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ है, 1978 को हुई है, ठीक है। लेकिन अगर 1978 को हुई है और वही अगर नेशनल पार्क की बात करें, ठीक है, कौन सी नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात करें, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क की जो स्थापना है वो हुआ है कब, 1990 को हुआ है, 1990 को हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, यहाँ पे नेशनल पार्क पूछा है। आप यहाँ पे अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी से आपको पता नहीं चलेगा कि नेशनल पार्क है या फिर क्या है। आप अगर इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे तो इंग्लिश वाला वर्जन में साफ साफ लिखा हुआ है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, मतलब कि कब स्थापना हुआ है, तो 1990 में हुआ है। वही अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता तो हमारा आंसर हो जाता है कितना, 1978। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बिहार का एकमात्र जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुआ है, 1990 में हुआ है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुआ है 1978 में। अब यहाँ पे प्रश्न 2 बन जाता है कि सर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या फर्क है। तो देखिए जो ये वाल्मीकि यानी कि नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में 2 जीवों की संरक्षण प्राप्त है, किसकी, तो एनिमल यानी कि यहाँ पे एनिमल यानी कि जानवर, और इसके अलावा प्लांट्स, ठीक है, जो ये इन प्लांट्स यानी कि एनिमल और प्लांट्स दोनों को संरक्षण प्रदान किया जाता है नेशनल पार्क में। लेकिन वही अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया जाता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, तो यहाँ पे एनिमल्स की यहाँ पे एनिमल की संरक्षण की जाती है, यानी कि एनिमल के बारे में बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यानी कि नेशनल पार्क में एनिमल और प्लांट्स दोनों को संरक्षण दी जाती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल को दी जाती है। यानी कि जो पहली वाल्मीकि सेंचुरी यानी कि वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बना था 1978 में, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए यहाँ पर ये जीव संरक्षण के लिए किया जाता था। लेकिन 1990 में ये वाल्मीकि नेशनल पार्क बना दिया गया जिसमें कि एनिमल और प्लांट्स दोनों की संरक्षण की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसके अलावा भी और आप अगर देखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे और कई प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा है क्या, ये कहाँ पे, यानी कि ये पूछ सकता है कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार के किस जिले में है, तो ये वेस्ट चंपारण में हो जाएगा, यानी कि वेस्ट चंपारण में हो जाएगा, वेस्ट चंपारण, ठीक है, चंपारण में हो जाएगा ये, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। और इसके अलावा भारत का अगर पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सी, जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना है 1936 में। फिर इसको सबसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और उसके बाद फिर जिम कॉर्बेट के नाम से। तो इस सभी के सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम अब अगला हम प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वो क्या पूछा है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, ये बताना है कि जो कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो कोसी बांध परियोजना है ये इसकी शुरुआत कब किया गया था, ये 1953 में इसकी कोसी बांध परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे पूछा है कि अंग नहीं है, जो देखिए यहाँ पर जो ये है हनुमान नगर नेपाल का अवरोध बांध ये भी है, और पश्चिमी कोशी पर यहाँ पे भी है और पूर्वी पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाना चाहिए, ई हो जाना चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र कौन सी है, तो ये हो जाएगा भागलपुर। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि भागलपुर में किस प्रकार की रेशम मतलब की उत्पादन किया जाता है, कौन सा, तो यहाँ पे टसर या फिर टसर, किसकी, टसर, इसको क्या बोलते हैं, टसर या फिर टसर क्वालिटी की जो रेशमी है उसका उत्पादन किया जाता है। और इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी के भी नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी, सिल्क सिटी, कौन सी, सिल्क सिटी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप इसका आंसर करेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि बिहार स्थित डालमिया नगर की मुख्य उद्योग कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर बिहार स्थित जो डालमिया नगर है, सबसे पहले ये देखिए कि जो डालमिया नगर ये है कहाँ, तो बिहार का एक जिला हुआ करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हुआ करता है। कौन सी, डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है रोहतास। कौन सा, रोहतास। इसी रोहतास में क्या है, डालमिया नगर में है। और इस रोहतास में जो चूना पत्थर है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, सीमेंट की यहाँ पे फैक्ट्री है।
कौन सी फैक्ट्री है? सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कागज उद्योग भी है, चीनी मिल भी है, वनस्पति ऑयल भी, मस्टर्ड ऑयल भी यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो आप जानते हैं रेलवे के कुल कितने जोन हैं? टोटल अभी आपने 18 पढ़ा होगा, लेकिन वर्तमान में अभी रेलवे में कुल कितने जोन हैं? 19 है। इसमें दिल्ली कोलकाता मेट्रो को भी उसमें कंसिडर कर लिया गया है, और इसलिए से यहाँ पे अभी कितने हो गए हैं? 19 रेलवे जोन हो गए हैं। 18 पहले थे, और इस 18 में कलकत्ता को भी जोड़कर 19 बनाया गया है। अगर टोटल डिवीजन की बात करें तो 70 डिवीजन टोटल है। और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था कि बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये बी, पूर्वी मध्य रेलवे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार की मुख्य स्थान कौन सी है? तो देखिए ये जो है बुद्ध सर्किट, यानी कि बुद्ध भगवान जहाँ गए थे और उसको क्या है कि उस केंद्र को यानी कि रोडों के द्वारा जोड़ना, ये इसकी जो शुभारंभ है ये 2020 में नितिन राम जो गडकरी है, यानी कि जिसे रोड मिनिस्टर कहते हैं, वो उनके द्वारा यहाँ पर 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना के तहत। और वो बताया गया था कि राजगीर से वैशाली तक जोड़ेंगे, बोध गया से नालंदा और कहलगांव से पटना तक। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है बिहार के चूना प्रधान हाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बिहार के चूना प्रधान हाट मिट्टी क्षेत्र की है वो प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये गन्ना भी हो जाएगा, और यहाँ पे जो चावल है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है क्या कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। कितनी है? 640 किलोमीटर। तो यहाँ 740 है, तो ये तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, बाकी ये नहीं होगा तो ये सारे भी कोई नहीं होगा। तो 640 किलोमीटर है। तो इसके अलावा क्या है कि असम में दो प्रमुख नदी बहती है। कौन कौन सी? एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और दूसरा जो नदी है वहां पे असम की वो है बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पेपर में ये पूछा जाता है कि असम के दो प्रमुख नदियों का नाम बताइए। एक हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरा हो जाएगा कौन सा? बराक नदी। इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में ठीक है यारलुंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, यारलुंग। कहाँ पर? तिब्बत में। कहाँ पर बोलते हैं इसको? तिब्बत में यारलुंग बोलते हैं। इसके अलावा इसी को ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग क्या बोलते हैं? दिहांग। तो दिहांग कहाँ बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। और इसके अलावा या दिहांग या फिर सियांग भी बोलते हैं। और इसी को असम में, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में लुइत नदी के भी नाम से जाना जाता है। कौन सी? लुइत। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 2900 किलोमीटर हो जाएगा। और वही अगर गंगा नदी की बात करें तो ये गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। ये सभी की सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या है पूछा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? देखिए नेपाल के साथ आप अगर मैप देखेंगे तो उस मैप में नेपाल के साथ जो भारत के 5 राज्य हैं वो सटे हुए हैं। कौन कौन से सटे हुए हैं? सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहला जो है वो हमारा अगर चलेंगे कहाँ से? इधर पश्चिम साइड से। ठीक है, तो पश्चिम साइड में सबसे पहले जो नंबर पे आएगा वो आएगा उत्तराखंड। सबसे ऊपर है उत्तराखंड, तो 1 नंबर पे उत्तराखंड आ जाएगा। दूसरा नंबर में उत्तराखंड के नीचे यानी कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले 1 नंबर पे उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा कौन सी? बिहार। ये कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। उसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो बिहार के बाद यहाँ से आ जाता है वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। ये ऊपर तक चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद 5 नंबर पे अगर आएंगे, क्योंकि देखिए नेपाल इस तरह से, नेपाल का कुछ सीमा है वो इस तरीके से है ना, इस तरीके से है नेपाल का सीमा, है कि नहीं? नेपाल का सीमा इस तरीके से है। तो यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बिहार है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल ही इस तरह से यहाँ तक है। और यहाँ पर जो है ये थंब स्टेट जो जानते हैं, यहाँ पे क्या है? सिक्किम है। कौन सी है? सिक्किम। ठीक है,
तो यहाँ पे सिक्किम है, तो यहाँ 5वां हो गया कौन सा, सिक्किम। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि नेपाल के साथ टोटल कितने हैं, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। चलिए, और इसके अलावा क्या है, अगर हम ये सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को थंब स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थंब स्टेट। क्यों, क्योंकि थंब की जरा ये दिखता है। इसके अलावा जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम के इस साइड में, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको भूटान कहते हैं। कौन सा, भूटान। ठीक है, सिक्किम के इस साइड में जो है ये क्या है, भूटान है। और इसी सिक्किम के इस साइड में क्या है, नेपाल है। यानी यहाँ सिक्किम हुआ, इधर भूटान है और इधर क्या हो गया, नेपाल हो गया। और ये सिक्किम के साथ यहाँ जो नीचे सटा हुआ है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इधर कौन सा हो गया, नेपाल। तो सिक्किम के साथ जो है, सिक्किम के साथ 2 इंटरनेशनल बॉर्डर सीमा करता है, एक भूटान भी और एक नेपाल भी, और एक राज्य है कौन से, वेस्ट बंगाल। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे आपको लिखना है, घटते क्रम। अब यहाँ पे देखिए, घटते क्रम में तभी तो आप लिख पाएंगे जब आपको पता हो कि किसकी, यानी कि कौन सी पर्वत की कितनी ऊंचाई, यानी कि कौन सी पर्वत शिखर की कितनी ऊंचाई है। सबसे पहले अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है, आपने पढ़ा होगा 8,848, लेकिन वो बढ़ गया है, 8,849 है। आप पढ़े होंगे 8,848.5। तो ये एनसीईआरटी, बाकी आप बुक्स रेफर करेंगे तो उसमें लिखा है 8,490। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कंचनजंगा की बात करें, ठीक है, तो कंचनजंगा के जो यहाँ पे लंबाई है वो है 8,585 मीटर। इसके अलावा हमारा कौन सा बचता है, तो ये नंगा पर्वत है। इस नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8126 जम्मू ये कश्मीर में यहाँ पे ये है। और इसके अलावा हमारा क्या बचा, धौलाधार। तो धौलागिरी इसकी कितना है, तो 81.67 मीटर है। ठीक है, और ये हमारे सारे हो गया। अब हम एक एक करके मिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8167 है, यहाँ पे 8126 है। नंगा पर्वत यहाँ पे देखिए क्या है, 8586 है। ये क्या है, 8586 है। बोला है कि घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा तो यहाँ है नहीं, इधर आ गया है, तो ये गलत हो गया। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, लेकिन जो धौलाधर है, ठीक है, धौलागिरी है, धौलागिरी की है जो धौलागिरी है कितनी, 8168, जबकि यहाँ पे बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ बचा कितना, सी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक पर्वत और आता है क्या, नंदा देवी, जो महत्वपूर्ण है। कौन सी, नंदा देवी। कौन सी, नंदा देवी। इसकी जो लंबाई है ये कितनी है ये है 78, यानी कि 7,816 मीटर। ये कहाँ है नंदा देवी, तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है K2, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर है, K2। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो दक्षिण गंगा को हम बोलते हैं गोदावरी। अगर हम यहाँ पे, अगर आप इस तरह से, अगर आप यहाँ पे भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है, तो भारत की अगर आप इस तरह से मैप बना लेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे जो है ये है कौन सी है, गोदावरी है। और यहाँ पे कौन सी है, तो ये कावेरी है। यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे कावेरी। ठीक है, तो दक्षिण गंगा की बात करें तो दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं गोदावरी को, लेकिन यहाँ पे किसको बोलते हैं, गोदावरी को। वही अगर दक्षिण भारत की गंगा बोले तो हो जाएगा कावेरी को। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था, तो यहाँ पे पेशवा घोषित कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के जो क्रांति हुए थे, बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अगर इस एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुआ था 26 अप्रैल, कब, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा है कि किसने या फिर किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस की हत्या कर दी थी, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ सी, दामोदर एवं बाल कृष्ण ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां दी गई थी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम अगर ये देखें कि गोल्डन टेम्पल, यानी कि गोल्डन जो टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, ये कहाँ है, जो पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पर, अमृतसर में है। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि 1919 में ही रोलैक्ट एक्ट पास हुआ था, जिसके कारण
क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत ये कहा गया था न अपील, न दलील, न वकील की बात की गई थी, बिना इन्हें मतलब बिना किसी बेवजह से लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता था, जिसके कारण है कि यहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने दोनों इन्हीं कानून को विरोध में एक जन आंदोलन किया गया था, जिसके कारण कि जनरल ओडायर ने इन्हीं के ऊपर गोलियां चला दी गई थी। और वो दिन था कब, 13 अप्रैल 1919, जिसे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। और इसीलिए यहाँ पर एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां जो दी गई थी वो किसको दी गई थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दी गई थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस प्रश्न से यहाँ पर एक प्रश्न और बना था, क्या कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो भारत के कौन से त्योहार के शुभ अवसर पर, तो हो जाएगा बैसाखी के त्योहार चल रहा था और उसी के शुभ अवसर पर जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था। तो ये इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा है कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंगापुर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा की नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या होगा, तो जो ये आंसर होगा ये डबरन, यानी कि जो डरबन है, जो डरबन कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। डबरन से इन्होंने चालू किया था, कहाँ तक, तो न्यू कैसलस तक इन्होंने यात्रा की थी। और कब किया गया था, तो 1913 ईस्वी की बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे उल्टा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 9 जनवरी को। कब, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय मजदूर या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब, 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछा है कि 1829 में 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो देखिए उत्प्रवास का मतलब निर्धारित जो यहाँ पे किया गया था वो किया गया था, बागान श्रमिकों को बनाना बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो चाय बागान था, जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो अंग्रेज एक एग्रीमेंट साइन किया था कि यानी कि आपको इतने हिस्सों पे चाय बागान की खेती करनी है। पहले तो नील की खेती थी, और इसके अलावा यहाँ पे 1859 की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पर बोला गया था ये बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे इस पॉइंट का आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि देहरादून में, ठीक है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे 1906 ईस्वी में की गई थी। और इसके अलावा 1905 की बात करें तो आप सभी जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका स्क्रीन पर पूछा गया ये कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3500 नहीं होगा। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाया गया है। जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वो लिखा हुआ 35,800 किलोमीटर समथिंग है, लेकिन यहाँ पर 35,000 है, तो इसलिए ये लगभग 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लगभग 36,000। तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये पूछा है कि किसी परिपथ में कौन सा पथ विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो विद्युत पावर का मतलब मात्रक क्या होता है, अगर हम पी पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, अब पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है। तो यानी कि वी आई पहला है, तो ये तो होगा ही। ठीक है, और इसके अलावा कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो देखिए पावर बराबर वी आई होता है, वही अगर हम यहाँ पे जो V बराबर है वोल्ट, यानी इसको हम आई आर से डिनोट करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि हम V की जगह पे यहाँ पे आई आर लिख सकते हैं और यहाँ पे I। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो I गुना I यानी कि आई स्क्वायर हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक फार्मूला यहाँ ये बन जा रहा है और एक फार्मूला यहाँ ये बन जा रहा है, यानी कि ये भी होगा। और यहाँ पे I जो I है आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर
स्क्वायर नहीं, यहाँ आई गुना आई करेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर यानी कि ये भी है और ये भी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है क्या कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो देखिए साबुन उद्योग का जो उपजात है वो क्या है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, क्या ग्लिसरॉल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे पूछा है कि प्रतिदीप्त ट्यूब लाइट में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आपके घरों में जो ट्यूब लाइट्स होते हैं उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसमें मरकरी, वाष्प और आर्गन, यानी कि मरकरी का वाष्प, जो मरकरी होता है उसका वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों क्यों आप सभी जानते हैं जो ये मरकरी है एक ऐसा मेटल यानी कि कमरे के दाब पर ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन, मरकरी। ठीक है, और अगर अधातु, एक ऐसी अधातु का नाम पूछे जो कि कमरे के दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा क्या, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे तरल माध्यम की बात कर रहा है यानी कि लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो जो देखिए जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स नहीं होगा, ठीक है, और बिम्बाणु प्लेटलेट्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। तो हम जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, किसमें, एमिनो एसिड में बदल जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त, ठीक है, क्या निर्मुक्त होते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा क्या, ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसे O3 के नाम से जानते हैं, यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि जो ओजोन लेयर है यानी ओजोन परत है वो कौन से वायुमंडल परत में पाया जाता है, तो वो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में ओजोन परत की जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा कहाँ है, तो हो जाएगा श्रीनगर में हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा विश्व में पूछे तो इक्वेटर यानी पोल्स के पास होते हैं, पोल्स के पास होते हैं, इक्वेटर के पास नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होता है, ये डिकम्पोजर यानी कि अपघटक के रूप में होता है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से आवश्यक अधात्विक खनिज है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये अधात्विक खनिज होता क्या है, यानी कि नॉन मेटलिक होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पे नॉन मेटलिक की बात करें तो देखिए जो मेटल ना हो उसे कहते हैं नॉन मेटल। मेटल की बात करें तो आप सभी जानते हैं आयरन क्या है, मेटल है, गोल्ड क्या है, मेटल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं। अगर हम वही बात कर लेते हैं कोयला की, तो कोयला क्या है, ये एक नॉन मेटल है यानी कि अधातु है। सिलिका, मिट्टी, सीमेंट, ये सभी के सभी जो है ये अधातु है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा नॉन मेटेलिक है। अच्छा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन डी एक बार हम देख लेते हैं। ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ये भी एक पत्थर है जो कि ये भी एक अधात्विक है। और ये चूना पत्थर की बात करें तो ये और संगमरमर, ये सभी के सभी जो हैं ये अधात्विक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ये डी, ये दोनों के दोनों जो है ये क्या है, अधात्विक है, या फिर हम इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये अगला प्रश्न है, इसका आप आंसर करेंगे। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि 33% कम से कम भूमि पर वन होना चाहिए। तो वर्तमान में भी है कितना, तो 24 दशमलव कितना है, 24.42% है, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 24.5%। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये पूछा गया है कि विच दीज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द ओजोन लेयर दैट द रिस्पांसिबल फॉर द ऑब्जर्विंग द अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या फिर एजोनोस्फियर, इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या है कि वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी, ओजोन जो पैराबैग्नी यानी कि यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप सभी जानते हैं
कि जो सूर्य की रोशनी में है कई सारी ऐसी किरणें पाई जाती हैं जो कि सीधा अगर डायरेक्ट धरती पर अगर आती है, पृथ्वी पे आती है, तो हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचाती है और स्किन जैसे डिसीज होने की खतरा होती है। तो इससे बचने के लिए जो है ये हमारे जितने भी लेयर्स होते हैं जैसे क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, इनमें से संताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, यानी कि ओजोन परत पाया जाता है, और वो ओजोन परत ही जो पैराबैंगनी किरणें जैसे यूवी, अल्ट्रावायलेट रे वगैरह आती है वहीं पर अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा हम क्षोभ मंडल की बात करें तो पृथ्वी से सबसे नजदीक यानी कि पृथ्वी के जस्ट ऊपरी वाले जो परत होते हैं उसे क्षोभ मंडल या फिर इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, और यहीं पर जितनी भी वायुमंडलीय परिघटनाएं होती हैं जैसे कि आंधी, तूफान, बादल, वर्षा, ये सभी के सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किस मंडल में हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है, वो संताप मंडल ही होता है। यहाँ पर क्योंकि मौसमी परिघटनाएं नहीं होती जिसके कारण संताप मंडल में अधिक से यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। वही अगर आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल ये सबसे जल्दी ज्यादा ठंडी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जो ऑप्शन नंबर कितने हैं, 4 है, इसका आप आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। यानी कि सीधा सीधा इस प्रश्न में ये बोला गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, व्यावसायिक ऊर्जा का खपत, यानी कि व्यवसाय विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ऑयल यानी कि तेल जो है इसकी खपत सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी जितने भी देश होते हैं सभी के सभी ट्रांसपोर्टेशन पे चलता है और वो ट्रांसपोर्टेशन डीजल, पेट्रोल पे चलती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विश्व में सबसे जो ज्यादा होता है वो क्या, तेल की खपत की जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, इसका आप आंसर करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा वन उत्पादकों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ दीज दैट डज नॉट रेफर टू द डायरेक्ट यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोंद या रेजिन। ठीक, ये कह सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, गोंद या रेजिन। चलिए इनमें से अच्छा अगर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, तो इसमें देखिए क्या बोला है कि वन उत्पादकों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है। तो चरने के लिए घास, ठीक है, चरने के लिए घास जो है ये प्रत्यक्ष करता है, दवा भी बनाते हैं, टोकरियों के लिए बांस भी ये डायरेक्ट है, लेकिन गोंद और रेजिन ये डायरेक्ट नहीं, इसको जो है उससे निकाल के यानी कि और उसको फिर केमिकलाइज किया जाता है, उसके बाद उसको यूज किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है देख लीजिए, कह रहे हैं कि इनमें से कौन वनों की हानि का कारण नहीं बनता है, यानी कि इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से इनमें से वन को हानिकारक पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए पहला बताया है प्रजातियों का लुप्त होना। देखिए अगर प्रजातियों का लुप्त हो रहा है, क्या उससे वनों को कोई हानि पहुंच रहा है, नहीं, प्रजाति का लुप्त होते वनों को कोई हानि नहीं पहुंच रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम ये कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, सूद का बढ़ता प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो हो सकता है, बी जो है अगर इंग्लिश में देखें तो इंक्रीज द यूज ऑफ सूड। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही। बांध बनाना और खनन करना, अगर आप बांध बनाते हैं, खनन करते हैं, खनन का मतलब है जैसे कोयले का निकालना या कोई भी खनन करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जितनी भी वन होती है उसकी कटाई हो जाती है, और जिसके कारण होता है कि वनों की कमी हो जाती है, यानी कि जितनी भी फॉरेस्ट है, जंगल है, पर्यावरण है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों तो हमारा कारण है, लेकिन प्रजातियों का लुप्त होना ये वनों की हानि का कारण नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 है, इसका आंसर करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कह रहे कि ठीक है, कह रहे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक गैस बनाती है, क्या बनाती है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेव, कार्बन चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाद्य वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाद्य वेव हो जाएगा। आप कहोगे सर खाद्य श्रृंखला, सभी तो खाद्य श्रृंखला मारेंगे, यहाँ देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खाद्य वेव। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पे खाद्य श्रृंखला क्यों नहीं हो सकता है, तो आप सभी जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ये होता है। आप सभी एनसीईआरटी के बुक उठा के पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चैन, यहाँ पे ये एक श्रृंखला की बात करता है, जबकि एक श्रृंखला जैसे यहाँ पे है जैसे मेढक है, मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। ठीक है, फिर सांप को यहाँ पे नेवला, और इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से फूड चैन होता है, और इन सभी को चैन को मिला के क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फूड वेब, यानी कि खाद्य वेब बोला जाता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न पूछा है कि विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितना है। ठीक है, विश्व की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे विश्व में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। वही अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में कितने हैं, 4 है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 है, आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि इनमें से कौन सी सबसे स्वाभाविक रूप से होने वाली और बार बार होने वाली आपदा सुनामी है।
सुनामी, सूखा, भूकंप, बाढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो बाढ़ हो जाएगा। देखिए भूकंप रोज रोज नहीं आता है और ये कभी कभी आता है। बाढ़ आप मौसम के समय में देखते होंगे बाढ़ आ जाता है, लेकिन भूकंप ऐसा नहीं है कि पहले पूर्वानुमान है कि जून जुलाई में या अगस्त में बाढ़ आएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर 10 देख, क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 10 क्या कहता है कि हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन 2 रूपों को शामिल करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जो अल्कोहल है और गन्ने को दोनों को मिला करके उसको यानी कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ईंधन में अल्कोहल के किन 2 रूपों को शामिल करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि मेथॉन। ठीक है, मेथनॉल और एथनॉल, इन दोनों को मिला करके यानी कि एथनॉल और मेथनॉल, अल्कोहल के 2 रूप हैं जो इसका हम किसका प्रयोग करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, कह रहे हैं कि सरकार द्वारा प्रदूषित निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत इनमें से किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आप सभी जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एक खतरनाक गैस होता है और इसलिए भारत सरकार ने इसको छोड़ने के लिए नहीं बोला है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इसको रिड्यूस करने की बात कही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसको भी रिड्यूस करने की बात कही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है। और ये सभी के सभी जितने भी गैसेस हैं ये वायुमंडल के लिए बहुत खतरा है और जिसके कारण है कि भारत सरकार प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत इन सभी की सभी गैसों को बहुत कम छोड़ने की बात कही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे। इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम को संशोधन किया है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया है। 1978 या 1988, ठीक है, या फिर यहाँ पे 1952। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1988 की बात करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, क्या बोल रहे हैं, पीने की पानी में कौन सा तत्व मौजूद होता है जो कि कई घातक बीमारियों के कारण बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, फास्फोरस, कैल्शियम, आर्सेनिक। देखिए फास्फोरस और कैल्शियम ये तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जो आर्सेनिक है वो हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए पानी में अगर आर्सेनिक मौजूद होता है तो बहुत घातक जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है जो आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। इनमें से किस प्रजाति का उपयोग हम स्वदेशी चिकित्सा में करते हैं। ठीक है, स्वदेशी चिकित्सा में करते हैं, बबूल, जिपफिशस, इमली। तो आप सभी जानते हैं ये सभी के सभी जो बबूल है ये भी एक मरुभूमि में यानी कि जहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे बबूल उग जाता है। इमली की बात करें तो इमली भी है। ये सभी के सभी जो है हमारे स्वदेशी चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक से अधिक ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लगे हाथ आप ये भी जान लेंगे जो इमली है और इमली और आम में बिहार की जनजातियां इसके शादी के अवसर पर इनकी पूजा करते हैं। वही अगर हम झारखंड की जनजाति की बात करें तो झारखंड में महुआ और कदम की पूजा की जाती है शादी के अवसर पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि इनमें से किस डेट्रोवर्स के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किसे डेट्रोवर्स के नाम से जाना जाता है, आपको बताएंगे। तो पहला है घटित करने वाले मांसाहारी, ठीक है, दूसरा है शाकाहारी और तीसरा जो है हमारे यहाँ पे डी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है 15, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विघटित करने वाले। क्या हो जाएंगे, विघटित करने वाले। वही अगर आप इसको इंग्लिश में ऑप्शन देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दिस आर आल्सो नोन एज डेस्ट्रोवर्स। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर का मतलब होता है कि जो विघटित कर देता है कि आप देखिए जानते हैं कि अगर कोई भी जैसे गाय भैंस वगैरह अगर मर जाता है उसको फेंक दिया जाता है तो जो उसमें बैक्टीरियाज वगैरह पनपते हैं और उसको डिकम्पोज कर देता है, उसी को कहते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 16 है, आप उसका आप आंसर करेंगे। क्या है कि विश्व के विभिन्न बड़ी बांधों का लगभग 57% हिस्सा इनमें से किस देश का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन और भारत। कौन सा हो जाएगा, चीन और भारत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न यहाँ समझ में आ गया आपको। देखें विश्व के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा जो इन किस देश का है, तो चीन और भारत में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे। क्या है कि वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो अभी हमने किया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। हेपेटाइटिस एक
किस प्रकार की बीमारी है, यानी कि जो हेपेटाइटिस है वो किस प्रकार की बीमारी है और कैसे होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो कौन सा हो जाएगा, भोजन प्रदूषित यानी कि भोजन संदूषण के कारण, या फिर जल जनित रोग यानी कि जल से या वायु जनित रोग, या फिर दोनों, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि भोजन संदूषित अगर होगा या जल, ठीक है, जल जनित रोग होगा तो ये दोनों जो ए और बी दोनों हैं हेपेटाइटिस के कारण हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 19 है, आप इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि उस वर्ग का उल्लेख करें जो पर्यावरण के विनाश से सबसे अधिक पीड़ित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण के विनाश से सबसे अधिक पीड़ित हैं वो हो जाएगा गरीब है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 20 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है कि सबसे अधिक बार होने वाली और प्राकृतिक रूप से होने वाली आपदा का नाम बताइए। तो सबसे यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाढ़। अभी अभी हमने इस प्रश्न को देखा है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 21 है, आप इसका आंसर करेंगे। 21 करें चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा। ठीक है, चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा, अगर चींटियों नहीं होंगे तो पृथ्वी का क्या होगा ये आपको बताना है। जीवन का नाश होगा, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, दिमाग में कमी आएगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो जीवन का नाश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। आकाश के नीले रंग का क्या कारण है। आप जानते हैं कि आकाश जो नीले दिखते हैं कारण क्या है, तो कारण जो होगा वो वायु के अणुओं के कारण सूर्य का प्रकाश बिखर जाता है। वायु के जो अणु होते हैं इसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो बिखर जाता है, जिसके कारण हमें आकाश के जो रंग है वो कैसे दिखते हैं, नीले रंग का दिखता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 23 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 23, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है, अम्ल वर्षा, ओजोन, एरोसॉल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्ल वर्षा, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा 5.6 यानी कि 5.7 से अगर कम होता है पीएच वैल्यू तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। 24 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। क्या है, एक विकिरण हानिकारक क्यों है, यानी जो एक विकिरण है वो हानिकारक क्यों है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, विकिरण से त्वचा कैंसर होता है, इसलिए क्या है यह एक हानिकारक होता है। ठीक है, विकिरण का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रे, या फिर जो सूर्य की रोशनी से जो विकिरण आती है उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, कह रहे कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान, दाब और आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो सोडेन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग वायुमंडल के विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान, दबाव और आर्द्रता यानी कि सभी के सभी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा रेडियो सोंडे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इंग्लिश में आप देखना चाहते हो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, रेडियो सोंडे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे जो वायुमंडलीय है वो ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा जो वायुमंडल है उसका ताप बरकरार नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 25 था ये कौन सा था, ठीक है 25 तो हमने देख लिया। ठीक है, क्या था, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय ताप बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा था, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि पृथ्वी पर सभी प्रजातियां अपने अपने पर्यावरण के साथ मिलकर सामूहिक रूप से बनती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं, जैव मंडल। ठीक है, वायुमंडल तो जो ऊपर है वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये सारे अलग अलग है और इन तीनों को मिला के बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जैव मंडल बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, इसका आप आंसर करेंगे। क्या कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज किसने की है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की जो खोज की है वो किसने की है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आर्थर टेंसले। किसने की है, आर्थर टेंसले ने की है। चलिए प्रश्न नंबर 29 से आप इसका आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 29, क्या करें निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ हो जाएगा कौन सा, गृह मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्टर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आप आंसर करेंगे। क्या है, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है। ठीक है, मानव निर्मित आपदा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो हो जाएगा आग हो जाएगा। अपने आप कहीं आग लगता नहीं है, वो मानव निर्मित यानी कि मानव जो है वो कहीं किसी भूलवश या किसी कारणवश उनको आग लग जाती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं मानव निर्मित ये है।